सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चिल कर रहे होंगे। तो आज अपन लेकर आए हैं पार्ट 2 कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसके करेंगे आज हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है, शिक्षा वह शैरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। शिक्षा वह शैरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। इसलिए आपको शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। जितना आप शिक्षा पाओगे उतना ही ज्यादा आप दाढ़ने वाले हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा ए धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है? उस ए धातु का नाम बताओ जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी आर्गन। आपको पता है धातु ए धातु होती है, धातुएं, धातु तो आपको पता है ठोस अवस्था के अंदर होती है। जो धातु होती है वो किस अवस्था के अंदर होती है? ठोस अवस्था के अंदर। और जो अधातु होती है, ये धातुएं, वो किस अवस्था के अंदर रहती है? ठोस और गैस के रूप में, ठोस या गैस के रूप में अधातुएं रहती है। और अधातुओं के अंदर भंगुरता का गुण भी पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ए धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाएगी। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, आर्गन। देखिए, जो ब्रोमीन है वो एक ऐसी ए धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन है, ये एक ए धातु है और चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली होती है और साथ में ये ठोस भी होती है, ठीक है। और क्लोरीन जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैस के रूप में। आर्गन भी एक गैस ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, ए धातु का गलनांक, ए धातु का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? आपको पता है जो ए धातु है, ए धातु है, उनका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक इनका क्या होता है? कम होता है। जबकि जो धातुएं होती है, धातुओं का गलनांक क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, वे क्वथनांक जो हाई होता है, उच्च होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है उच्च, ऑप्शन बी है निम्न। जो ए धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, कम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल पड़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा ए धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऐसी कौन सी ए धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको पता है ए धातु होती है या तो गैस के रूप में रहती है या ठोस के रूप में रहती है। और ऐसी ए धातु जो द्रव अवस्था में होती है वो है ब्रोमीन। कौन सी है भाई? ब्रोमीन ऐसी है धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। और एक है आयोडीन होती है, आयोडीन, वो ऐसी है धातु है जो कैसी होती है? चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली। तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ए धातु के ऑक्साइड प्राय किस प्रकार के होते हैं? जो ए धातु होती है, ए धातु के जो ऑक्साइड है, ए धातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं ए धातु के ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। ये बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। तो ए धातु कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ए धातु, ए धातु ए से अम्लीय, ए से अम्लीय याद रख लेना, ठीक है।
चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ये धातु की कौन सी विशेषता सही है? जो ये धातु की है वो कौन सी विशेषता यहाँ पर सही लग रही है आपको? वे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक। ऑप्शन बी है वे कठोर और भारी होते हैं। कठोर और भारी होते हैं, नहीं। आगे, वे तन्य और आघातवन्य होते हैं, नहीं, गलत है। उनके पास धातुओं जैसी धात्विक चमक पाई जाती है, नहीं, अपवादों को छोड़कर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वे विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। ये धातु के बारे में कथन सत्य है। आगे, धातु का कौन सा यौगिक है जल में घुलकर क्षार बनाता है? ऐसा कौन सा यौगिक है जो जल में घुलकर क्षार बनाता है? आपको पता है अधिकतर जो ये धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल के अंदर अघुलनशील होते हैं। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो अधिकांश जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो जल के अंदर घुल जाएगा वो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप सोडियम ऑक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम ऑक्साइड ले सकते हो। ये जल के अंदर घुलकर हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड ये जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। चलो अगला प्रश्न, धातु और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया से क्या बनता है? धातु और धातु और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया से या बोल सकते हो अभिक्रिया से क्या बनता है? जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। और ये धातु ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला प्रश्न, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? ऐसी कौन सी धातु है तो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो चलो मैं जल के साथ अभिक्रिया की सभी चीजें बता देता हूं। देखो जल के अंदर आपके इस चैप्टर के अंदर एक तो ठंडा जल है, ठंडे जल के साथ एक तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा रिलीज करती है, उष्मा उत्पन्न करती है। और कैल्शियम है जो कम मात्रा में उष्मा उत्पन्न करती है। आगे, जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है वो है मैग्नीशियम। कौन सी है? मैग्नीशियम। भाई ठंडा पानी में काना काका, काना काका, यहां से याद रख सकते हो काना काका। काना काका है जो ठंडे जल के अंदर स्नान कर सकते हैं, लेकिन ऊना जल किसको चाहिए? ऊना जल चाहिए मंग काका को। किसको? मंग काका को, ठीक है। और भाप के साथ, एकदम भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं हैं आयरन है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये है जो भाप के साथ अभिक्रिया कर सकती है। और ये मैग्नीशियम है जो गर्म जल के साथ, और ये ठंडे जल के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सोडियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। आगे अगला प्रश्न है धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? आपको पता है धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज करती है। जो धातुएं हैं, धातु जल के साथ जब अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। जैसे धातु ले लें, सोडियम धातु है, ये जल के साथ जब अभिक्रिया करती है
तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस देखो, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितने हैं, 2 और 2 4। चलो इसको भी 4 कर लेते हैं। 2 दूनी कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर 2 ऑक्सीजन है, देखो 2 ऑक्सीजन है, और इधर भी कितने 2। ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, अम्ल और हाइड्रोजन गैस देते हैं, नहीं ये गलत है। सार और हाइड्रोजन गैस देते हैं, बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, सार और हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। 10वां क्वेश्चन, सोडियम सोडियम Na पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जो सोडियम धातु है, Na धातु है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगा। बैलेंस कर लेते हैं राजा इसको। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ए धातु के साथ धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है। जब ए धातुएं धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, तो उसके पश्चात बनता है आयनिक यौगिक। क्या बनता है, आयनिक यौगिक। धातु से ए धातु के अंदर, आपको पता है धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, ए धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, और धातु से इलेक्ट्रॉन ए धातु के पास स्थानांतरित होता है, तब उनके बीच एक बॉन्ड बनता है, जिसे कहते हैं सहसंयोजी बंध, या वैद्युत सहसंयोजी बंध कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंधों से ही निर्माण होता है आयनिक यौगिक। क्या होता है, आयनिक यौगिक। तो धातुओं से ए धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है एक आयनिक यौगिक, मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। आपको पता है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। ये बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है राजा। चलो अगला है, कौन सी धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करके तेजी से हाइड्रोजन गैस बनाती है, तेजी से। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी तांबा। तो ऑप्शन बी सोडियम है, बहुत ज्यादा तीव्र मात्रा में उष्मा रिलीज करने वाली है, और पोटेशियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा रिलीज करती है। ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, चलो अगला 14वां प्रश्न है, कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ऐसा कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, लोहा, जिंक, लोहा। कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करती है, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिंक है वो भी उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, ए और बी, ए और सी, ए और सी दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी, जिंक भी उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है और एल्यूमिनियम भी उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनेगा और यहाँ पर बनेगा जिंक ऑक्साइड ZnO। ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है और ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलो अगला प्रश्न है, धातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया करके कौन से उत्पाद बनाते हैं। धातुएं जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऑप्शन
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।